हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजिक्विटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो अभी एक नए डिवीजन में शिफ्ट हो रही है, जो एक ग्रोइंग सेगमेंट है, जहां कंपनी का नाम है इज्मो लिमिटेड। लेकिन सिर्फ नाम जानने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें किसी कंपनी को स्टडी करना है तो हमें उस कंपनी के सारे ही प्रोडक्ट्स को डेप्थ में समझना पड़ेगा, उस कंपनी की सर्विस को समझना पड़ेगा, कंपनी पैसे कैसे बनाती है, क्या काम करती है, कौन सी इंडस्ट्री को केटर करती है और आने वाले समय में कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स रहने वाले हैं। तो अगर हमने ये सब नहीं समझा तो कंपनी का सिर्फ नाम जान लेने से, चाहे हम किसी मल्टीबैगर स्टॉक को खरीद भी ले, लेकिन हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, हम उसकी ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, कंपनी अब तक क्या काम करते आ रही है। तो ये कंपनी 2001 में शुरू हुई थी बेंगलुरु के अंदर, जहां पर कंपनी का ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सर्व करने का प्लान था। यही उसका गोल था, ये उसका फोकस आज भी है। ये कंपनी यूएस के ऑटो डीलर्स को अपनी वेबसाइट्स और अपनी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है और उनको डिजिटल शोरूम्स के टूल प्रोवाइड करती है। अब ये डिजिटल शोरूम क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। साथ ही ये कंपनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जहां से कंपनी का रिकरिंग रेवेन्यू आता है। उसके साथ ही कंपनी ने 3D विजुअलाइजेशन और VR सोल्यूशन के अंदर एक्सपेंशन किया है और इस तरीके से कंपनी ने अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस बनाया हुआ है। तो ये तो बात हुई हिस्ट्री की। अब आइए देखते हैं कि कंपनी आज एग्जैक्टली क्या काम करती है। तो देखो, आज कंपनी के 4 अलग अलग वर्टिकल से रेवेन्यू आता है, जहां पर पहला वर्टिकल है कंपनी का ऑटोमोटिव डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करना, जिस सेगमेंट का नाम है इज्मो कार्स। सेकेंड वर्टिकल है कंपनी का, सेकेंड डिवीजन है 3D या वर्चुअल ऑटोमोटिव विजुअलाइजेशन, इसका नाम है इज्मो स्टूडियो। थर्ड डिवीजन है डेटा एनालिटिक्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इसका नाम है फ्रॉग डेटा, इज्मो फ्रॉग डेटा। मैंने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन इसका नाम है इज्मो फ्रॉग डेटा। और चौथा डिवीजन है जिसका नाम है इज्मो माइक्रो, यहां पर सेमीकंडक्टर्स की पैकेजिंग होती है। तो ये 4 अलग अलग वर्टिकल से कंपनी का रेवेन्यू आता है। और अगर हम बात करें कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो इज्मो फ्रॉग डेटा से 26% रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि जो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट था। इज्मो कार से 26% रेवेन्यू आ रहा है। इज्मो स्टूडियो से 42% रेवेन्यू आ रहा है और इज्मो माइक्रो से कंपनी का अभी 6% का रेवेन्यू आ रहा है। इन सारे सेगमेंट को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि इन सारे सेगमेंट में कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है। और हमारा मेन फोकस रहने वाला है इज्मो माइक्रो को लेकर, क्योंकि यही वो ग्रोइंग सेगमेंट है, यही वो ग्रोइंग डिवीजन है जहां कंपनी केपेक्स करती है या फिर अपने एक्सपेंशन प्लान को एग्जीक्यूट करती है। तो यहां से कंपनी बड़ी बन सकती है, यहां से कंपनी को एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। लेकिन पहले इन चारों डिवीजन को हम इंडिविजुअली वन बाय वन चेक करते हैं और समझते हैं कि इन इंडिविजुअल डिवीजन के अंदर कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है। तो इज्मो कार के अंदर जहां से 26% रेवेन्यू आता है, यहां पर इज्मो अलग अलग कंट्रीज के कार डीलर्स के लिए वेबसाइट बनाती है। तो कार के जो डीलर्स होते हैं, खास करके सेकेंड हैंड कार्स के डीलर्स के लिए वेबसाइट बनाती है, उनके लिए डिजिटल शोरूम के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। अब देखिए, एक तो शोरूम होता है अपना फिजिकल शोरूम, जहां पे कार एक्चुअल में खड़ी है, जहां पर आप कार को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हो गया फिजिकल शोरूम। यहां पर बात हो रही है डिजिटल शोरूम की। तो डिजिटल शोरूम क्या होता है हम आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट होता है कि ऑनलाइन कार खरीदने के लिए जो बाइंग टूल्स, जो भी जरूरी टूल्स होंगे, उसको कंपनी प्रोवाइड करती है। कार बेचने के लिए लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करती है और इन सारे जगहों से कंपनी का एक स्टेबल रेवेन्यू आता है। तो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है इज्मो कार डिवीजन के अंदर, जहां पर कंपनी का 26% का रेवेन्यू आता है। अब आइए चलते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है इज्मो स्टूडियो। तो देखो, इसके पहले वाले सेगमेंट में कंपनी ने क्या किया, जिन कंपनीज को सेकेंड हैंड कार बेचनी है उनके लिए वेबसाइट बनाकर दे दी, उनके लिए डिजिटल शोरूम के प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिए। अब उस वेबसाइट में, उस डिजिटल शोरूम के अंदर क्या करना पड़ेगा, कार की फोटो क्लिक करके डालने पड़ेंगे। अब आमतौर पर हम सोचते हैं कि भाई कार के फोटो एग्जैक्टली क्लिक करने में क्या बड़ी बात है, मतलब इसमें कैसा बड़ा बिजनेस बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर नई कार्स की बात नहीं हो रही है। जितनी सेकेंड हैंड कार्स है ना, जैसे हम इंडिया में सेकेंड हैंड कार्स खरीदते हैं ऑनलाइन, जैसे कि OLX नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या होता है कि जो भी सेलर होता है, जैसे हम इंडिविजुअल सेलर है मान लो, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल से अपने कार की फोटो को खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और वहां जो बायर होगा वो फोटो को चेक करेगा और फोटो को चेक करके वो क्या करेगा, फिजिकल कार चेक करने आएगा आएगा ना। वो सिर्फ फोटो को देखकर पेमेंट थोड़ी कर देगा, या फोटो को देखकर ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे फिजिकल कार चेक नहीं करनी है। वो फोटो को देखकर कार चेक करने भी आएगा, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर हम इंडिया में अपनी सेकेंड हैंड कार बेचने के लिए खुद ही फोटो क्लिक करके डाल देते हैं वेबसाइट पर। लेकिन इज्मो यहाँ पर क्या कर रहा है,
सबसे पहले ये समझिए कि वो किसी OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअल सेलर के लिए काम नहीं कर रहा है, वो बड़ी डीलरशिप वाली कंपनीज जो बल्क में ढेर सारी सेकेंड हैंड कार्स बेचती है, ऐसी कंपनीज के लिए काम कर रहा है। उन कंपनीज के पास ढेर सारी सेकेंड हैंड कारें आती है बिकने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इज्मो उन कार का एक 3D मॉडल बनाता है, एक 3D वर्चुअल मॉडल बनाता है। तो इज्मो के पास ऐसे स्टूडियो रूम्स हैं जहां पर ढेर सारे 3D कैमरास के साथ उस कार का, हर एक इंडिविजुअल कार का 3D मॉडल बनाया जाता है। क्योंकि अगर मान लो एक नई कार होती तो वो तो 100 कार बेचने के लिए भी एक ही मॉडल बनाना पड़ेगा, लेकिन एक सेकेंड हैंड कार बेचने के लिए अगर 100 कार बेचनी है तो मुझे 100 3D मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर कार का रंग, शेप, साइज, उसकी कंडीशंस अलग अलग होगी। कहीं खरोच लगी है, कहीं मिरर खराब है, कहीं ये कंडीशन है, तो हर एक कार के इंडिविजुअल 3D मॉडल बनाने पड़ेंगे। तो इज्मो स्टूडियो के अंदर उन सेकेंड हैंड कार्स के 3D मॉडल क्रिएट करे जाते हैं। यहाँ पर हम जो देखते हैं ना वो ऑगमेंटेड रियलिटी, AR VR, वो जो ग्लास पहनते हैं, उस ग्लास वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके कार का एक 3D मॉडल बनाया जाता है, जहां पर जो बायर होता है, कस्टमर, वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाले चश्मे पहनकर कार के अंदर एक्चुअल में बैठने का फील ले सकता है, कार कैसी है उसको करीब से देख सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी के साथ इज्मो जो है वो कार के 3D मॉडल्स क्रिएट करती है। ये मॉडल्स OEM मार्केटिंग के लिए भी यूज होते हैं और यहाँ पर हाई एंड इंटरेक्टिव डिजिटल शोरूम्स के अंदर ये मॉडल्स को यूज किया जाता है। तो प्रीवियस बिजनेस सेगमेंट के अंदर कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बना कर दिया, और इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर कंपनी वो प्लेटफॉर्म के अंदर जो डिजिटल शोरूम है उसके अंदर 3D मॉडल, 3D फुटेजेस खींचकर वहां पर प्लेटफॉर्म के अंदर इंस्टॉल करती है, और यहां से कंपनी का 42% रेवेन्यू आता है। देखो ये सारी टेक्निक्स इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस है, वहां पर सेकेंड हैंड कार्स का भी एक बड़ा मार्केट है। क्योंकि जो रिच एलीट लोग होते हैं वो नई कार्स खरीदकर उसे कुछ ही सालों में बेच देते हैं, तो सेकेंड हैंड कार खरीदने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा है वहां पर, इसलिए मॉडल वहां पर जाहिर सी बात है कि चल सकता है। अगला बिजनेस सेगमेंट अगर हम देखें तो वो है डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन। तो देखिए इज्मो ने सबसे पहले क्या किया कि एक वेबसाइट बनाकर दी, एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया, सॉफ्टवेयर बनाकर दिया, उसके अंदर कार के 3D मॉडल भी फिट करके दे दिया। अब उस वेबसाइट पर क्या होगा, सेलर्स आएंगे, बायर्स आएंगे। अब बायर्स की सारी एक्टिविटी को ट्रैक करना, उसके डेटा को गैदर करना इज्मो का काम है। तो यहाँ पर इज्मो क्या क्या चेक करता है कि कितने बायर्स कौन से समय पर आ रहे हैं, बायर्स का प्रेफरेंस क्या है, कौन सी कार कितने में बेच सकते हैं। ये सारा छोटा छोटा डेटा, बायर्स का जो बिहेवियरल एनालिसिस है, ये छोटा छोटा डेटा इज्मो खुद कलेक्ट करता है और आगे किसी दूसरे वेबसाइट मैन्युफैक्चरर को बेचता है। यानी कि अगर मुझे इज्मो के पास से अगर अब नई वेबसाइट बनानी है मुझे मेरी कंपनी के लिए, तो मुझे वेबसाइट तो चाहिए, प्लस मुझे ये डेटा भी चाहिए, क्योंकि इस डेटा के यूज के साथ मैं अपनी कंपनी का सेल्स ज्यादा बढ़ा कर सकता हूँ। अगर ये डेटा मेरे पास है तो मुझे पता होगा कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर कौन सी कार बेचनी है, कितने में बेचनी है, उन कार के क्या प्राइजेस मैं सबसे हाईएस्ट तौर पर रख सकता हूँ। वो सारी चीजें मुझे इस डेटा से ही पता चलती है। तो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए कंपनी दूसरी कार सेलिंग, जो सेकेंड हैंड कार सेलिंग कंपनीज है, उनके लिए सेल्स एनालिटिक्स टूल्स प्रोवाइड करती है, सर्विस एंड पार्ट ऑफ डेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती है, AI बेस्ड डीलरशिप इनसाइट्स प्रोवाइड करती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री प्लानिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे डीलर को ज्यादा मार्जिन मिलता है, ज्यादा मार्जिन के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया मोटा मोटा कि इज्मो पहले दो सेगमेंट से जो डेटा कलेक्ट करती है उसी डेटा को वापस से बेचकर 26% रेवेन्यू कमाती है, 26% रेवेन्यू यहां से आ रहा है। अब आइए बात करते हैं चौथे सेगमेंट के बारे में जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो चौथा सेगमेंट है सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का बिजनेस, जहां पर से कंपनी का 6% रेवेन्यू आता है, जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है, इसलिए ये रेवेन्यू इतना कम है। लेकिन इस सेगमेंट को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट के आने वाले समय में क्या प्लान रहने वाले हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग बिजनेस क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर बनाना नहीं होता, एक चिप को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी अलग होती है और उसको पैकेजिंग, उसको एक सर्किट के अंदर फिट करने वाली कंपनी अलग होती है। एक चिप जब बनता है तो वो कंप्लीटली नेकेड होता है, वो चिप किस में यूज करना है वो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता नहीं होता है। उसने तो स्टैंडर्डाइज तौर पर बहुत सारे चिप बना दिए। अब उन चिप्स को जिन भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर यूज करना है उसके अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को पैकेज में फिट करना होता है सर्किट के साथ। उसको कनेक्शन देने पड़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स, कॉपर के तार, वो सब जोड़ने पड़ेंगे
बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना सर्किट के अंदर, वो चिप को फिट करने का काम यहाँ पर इज्मो की सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का डिवीजन करता है। तो इसमें नया क्या है, राइट? तो उसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझो कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग है क्या और इज्मो का ये चौथा डिवीजन इसमें क्या काम करता है। तो ये जो फोर्थ डिवीजन है वो सबसे पहले सेमीकंडक्टर पैकेजिंग वर्टिकल के अंदर काम करता है, जो इज्मो ने अभी अभी जिसे लॉन्च किया है। इनके पास अपने खुद के क्लीन रूम फैसिलिटी है बेंगलुरु के अंदर। क्लीन रूम यानी कि वो फैक्ट्रीज, वो एरिया जहां पर सेमीकंडक्टर को पैक किया जाता है। क्लीन रूम ऐसे रूम होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो जहां पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं, वो फैक्ट्री ऐसी होती है कि वो कंप्लीट पैक होती है, उसमें जरा सा भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं आते हैं। उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको एक स्पेसिफिक सूट पहनना पड़ता है, अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ता है, डस्ट कंप्लीटली उस रूम के अंदर नहीं आ जा सकते। ये क्लीन रूम फार्मा के अंदर यूज होते हैं, डेटा सेंटर में यूज होते हैं, स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होते हैं, और यही क्लीन रूम सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग के अंदर भी यूज होते हैं, राइट? तो ये क्लीन रूम फैसिलिटी इज्मो की बेंगलुरु के अंदर है, जहां पर सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग करी जाती है। अब यही इज्मो की यूएसपी है, सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ इज्मो हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल अलाइनमेंट भी करता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें एकदम डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अभी मोटा मोटा ये समझिए कि इज्मो ने अपनी एक नई सब्सिडरी शुरू करी है जिसका नाम है इज्मो माइक्रो लिमिटेड, जहां पर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का काम शुरू हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो सिर्फ चिप बनाती है, लेकिन उसको कौन से अप्लायंसेस में, कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करने का काम सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कंपनीज का होता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो पैकेजिंग नहीं करती, वो भी पैकेजिंग करती है, लेकिन इज्मो ने इस पैकेजिंग करने का एक नया तौर, एक नया तरीका इन्वेंट किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के अंदर चिप को जो है एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर माउंट किया जाता है, एक फिट किया जाता है सर्किट के अंदर, मैं आगे बताऊंगा अभी, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ उनको जोड़ा जाता है, या इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जिसमें हीट मैनेजमेंट, सिग्नल लॉस, ये सब कुछ ध्यान में रखा जाता है, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए, ये है एक बिफोर पैकेजिंग चिप और ये है आफ्टर पैकेजिंग चिप। सबसे पहले जो बिफोर पैकेजिंग वाली चिप है वो कंप्लीट नेकेड है, मतलब चिप तो बन गई है लेकिन उसको सर्किट में कनेक्टर्स के साथ फिट नहीं किया हुआ है, उसको माउंट नहीं किया हुआ है, उसको अगर वो चिप गर्म होती है तो उसको हीट थर्मल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जब वो चिप को फिटिंग किया जाएगा तो उसको, वो चिप गर्म ना हो उसके लिए थर्मल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उस चिप को कॉपर के कनेक्शन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको कनेक्शन दिख रहे हैं, और इस चिप को उल्टा करके सर्किट में फिट किया जाता है, राइट? इसी को सिलिकॉन पैकेजिंग या सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कहते हैं। तो ये सीधी चिप है, इसको पलटा कर उस सर्किट के अंदर फिट कर दिया गया है। और यहाँ पर ये आफ्टर पैकेजिंग वाली इमेज आपको, आई होप ये काफी सारा आइडिया दे रही है। तो देखो यहाँ पर नया क्या है, यहाँ पर नया ये है कि अब तक जो नॉर्मली जो चिप बनाए जाते थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ जोड़े जाते थे, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब कॉपर के कनेक्शंस, कॉपर के डॉट्स जो होते हैं सर्किट्स के ऊपर, या कॉपर के तार होते हैं, उसके जरिए उन चिप्स को सर्किट पर माउंट किया जाता था। और कॉपर के तार में सिग्नल लॉस ज्यादा होता है। देखो, जो कॉपर के तार है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए बने हैं, लेकिन वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आज से 10 या 15-20 साल पहले अगर हमारे घरों पर जो इंटरनेट का केबल आता था उसके अंदर कॉपर के तारें आती थी। कॉपर के तार से सिग्नल तो आता था, डेटा ट्रांसफर तो होता था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होती थी। लेकिन आज उसके जगह पर वहीं पर क्या यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हो रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर मतलब व्हाइट कलर के ऐसे तार जिसके अंदर से लाइट पास थ्रू होती है। तो उसको ऐसे समझो कि अगर कोई कॉपर के तार को मान लो मैंने ऐसे बीच से मोड़ दिया, खाली फोल्ड कर दिया टाइटली ऐसे एंगल के साथ, तब भी उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा। अगर यहां पर से मैंने इलेक्ट्रिकल करंट पास किया तो यहां पर वो करंट पहुंचेगा। लेकिन अगर एक ऑप्टिकल फाइबर के तार को, अगर वो सीधा है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर के तार के जरिए डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा मोड़ दिया तो यहां पर क्या होगा, वो लाइट पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो तार जब तक एक पर्टिकुलर एंगल में ही बैंड है तब तक ही लाइट पास ऑन हो सकती है। अगर वो एक
ज़्यादा ही एंगुलर तरीके से मोड़ दिया गया तो वहाँ पर से लाइट पास ऑन नहीं होगी। तो यहाँ तक कुछ साल पहले तक क्या हो रहा था कि डेटा ट्रांसफ़र कॉपर के तार से हो रहा था, और अभी क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है। इसलिए ये 5G और 6G नेटवर्क्स की जो तारें होती है, जो समंदर में बिछी हुई होती है, या हमारे घरों पर जो वाईफाई आता है, जो राउटर लगता है, राउटर में जो तार कनेक्ट होती है, वो तार जहां से भी आ रही है वो उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, इसलिए उसको फाइबर इंटरनेट कहते हैं। तो इस्मो ने क्या किया है कि वही टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन फोटोनिक्स के नाम से लाइट बेस्ड ट्रांसमिशन बना दिया। यानी कि जो चिप के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके अंदर कॉपर के कनेक्शंस को हटाकर ऑप्टिकल फाइबर्स के कनेक्शन फिट करे, सिलिकॉन के कनेक्शन फिट करे, जिसमें लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चिप में हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, जो कि एआई डेटा सेंटर्स के अंदर, 5G और 6G के इंफ्रा के अंदर, और साथ ही एआई के सुपर कंप्यूटर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ऐसा इन्वेंशन किसी और कंपनी ने आज तक दुनिया में किया है या नहीं, या इस तरीके से सिलिकॉन फोटोनिक्स चिप बनाने का काम इससे पहले किसी और कंपनी ने किया है। तो इसका आंसर है यस, ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड है पहले से ही, और यूएस में एनवीडिया और इंटेल नाम की जो दो जानी कंपनीज है वो ऑलरेडी ऐसी चिप मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन इंडिया में ऐसी पर्टिकुलर चिप बनाने का काम इज्मो के सब्सिडरी कंपनी इज्मो माइक्रो ने किया है। और ये चिप इतनी स्पेशल क्यों है इसको हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें इस एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में, जिसके फीचर्स या स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये जो चिप इज्मो ने डिजाइन करी है ये 32 चैनल फाइबर के साथ पैक की गई है। यानी कि 32 कनेक्शंस दिए गए हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए, जो अल्ट्रा लो इंसर्शन लॉस क्रिएट करती है, विच इज लेस देन 2 dB। अब यही गेम चेंजिंग है, यही गेम चेंजर है। इंडिया में ऐसी चिप तो ऑलरेडी बनी हुई है पहले भी, लेकिन लेस देन 2 dB एवर्शन लॉस वाली चिप इज्मो ने डिजाइन करी है। जितना कम लॉस होगा, याद रखिए नंबर जो है, दूसरी कंपनीज के लिए अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 5 dB या 6 dB लॉस तक की जो लिमिट वाली चिप्स है वो इंडिया में ऑलरेडी इन्वेंट हुई है और आज यूज भी हो रही है, राइट। 10 dB जो है वो नॉर्मल चिप्स है ये सारी। लेकिन लेस देन 2 dB लॉस वाली जो चिप है ये अगर इन्वेंट हो गई तो इसमें पिछली चिप्स के मुकाबले सबसे कम लॉस होगा। लॉस मतलब डेटा का लॉस कम होगा, और जितना ये लॉस कम होगा उतना ही डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ गई तो इस चिप को आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जा सकता है। तो ये टेक्निकल टर्म है 7 गीगाहर्ट्ज आरएफ परफॉर्मेंस, थोड़ा टेक्निकल, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन ये चिप को हाई स्पीड ऑप्टिकल मॉडल के अंदर इंटीग्रेशन किया जा सकता है, जैसे कि एआई या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चिप सबसे ज़्यादा सूटेबल मानी जा सकती है। तो समझ में आया आपको इज्मो ने नया क्या इन्वेंट किया है। इज्मो ने लेस देन 2 dB वाली चिप इन्वेंट करी है, जिसमें डेटा का जो लॉस होगा वो लेस देन 2 dB होगा। तो जितना कम लॉस उतना हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर मिल सकता है। तो ये था इज्मो का पहला इन्वेंशन। अब आइए बात करते हैं सेकेंड इन्वेंशन के बारे में, जहां पर इज्मो ने एक हाई पावर मोटर कंट्रोलर का भी इन्वेंशन किया है। अब ये मोटर कंट्रोलर मतलब एक तरीके से इन्वर्टर होता है। आपको इन्वर्टर के बारे में पता होगा, जो बैटरी में स्टोर्ड हुई पावर को अल्टीमेटली यूजेबल बनाता है, राइट। तो वैसा एक इन्वर्टर इज्मो ने यहाँ पर डिजाइन किया है, जो इन्वर्टर 100 एम्पियर 48 वोल्ट की BLDC मोटर को कंट्रोल कर सकता है। अब ये थोड़ा स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म है, तो बट ये समझिए कि ऐसी मोटर्स जो है वो ईवीज के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर यूज होती है। और उन मोटर्स को अगर आपको बैटरी के जरिए चलाना है, देखो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाना है तो अलग बात है, लेकिन उन मोटर्स को, उन मशीन्स को, उन रोबोट्स को, उन ईवीज को अगर हमें बैटरी के जरिए चलाना है तो हमें बीच में एक इन्वर्टर चाहिए जो उन हैवी मोटर्स को चला सके। आप थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अपने घरों पर लगा हुआ एक इन्वर्टर सोचिए, एक इन्वर्टर को इमेजिन करिए। अगर उस इन्वर्टर के साथ आपने एक पंखा चला दिया, मान लो आपके घर के अंदर लाइट चली गई है, तो एक पंखा चलाया हुआ है, एक लाइट चलाई हुई है, तो मान लो कि ये इन्वर्टर उतना लोड कैपेसिटी ले सकता है। लेकिन मान लो कि आपने उस इन्वर्टर के साथ 2-3 पंखे और जोड़ दिए या 2-3 लाइट्स और जोड़ दी, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टर पर लोड बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी अब अगर मान लो कि अगर हम
इसके साथ साथ अपना घर का एसी भी चला ले तो मतलब इन्वर्टर के पहले एक बैटरी तो लगी हुई है, बैटरी तो है ही उसके ऊपर, बैटरी के साथ इन्वर्टर कनेक्टेड है। वो इन्वर्टर ऑलरेडी 2 3 4 पंखे को चला रहा था, 2 3 ट्यूबलाइट्स को चला रहा था। अब हमने क्या करा, अपना एयर कंडीशन भी उसके सामने उसके साथ जोड़ दिया। अब ये हाई पावर कंज्यूम करने वाला एक डिवाइस है जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। मान लो कि हमने उसी इन्वर्टर के साथ अपना रेफ्रिजरेटर भी जोड़ दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या ये इन्वर्टर उतना प्रेशर, उतना जो यहाँ पर हाई वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है वो प्रेशर हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो ये तो आम इन्वर्टर हो गया। सोचिए, जब हम इंडिया में ये बात कर रहा है कि हम सोलार से पावर जनरेट करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने खुद के ही यूजेज के लिए अपने फैक्ट्री के रूफ टॉप पर सोलार लगा रही है, वो इंडस्ट्री अपने ही यूजेज के लिए बैस भी लगाएगी। अब जब वो बैस लगाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इंडस्ट्री के फैक्ट्री की मशीनरी को चलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करेगी, राइट। अब बैटरी का इस्तेमाल करेगी तो डायरेक्ट बैटरी को मशीन से जोड़ेंगे तो डायरेक्टली मशीन थोड़ी चलेगा। बैटरी को हमें पहले इन्वर्टर से जोड़ना पड़ेगा और इन्वर्टर के साथ वो मशीन हम जब जोड़ेंगे तब वो मशीनरी चलेगी। तो रोबोटिक्स, ईवीज और इंडस्ट्रियल के अंदर जो हाई मशीनरीज, हाई पावर्ड मशीनरीज होती है, उसको चलाने के लिए हमारे घर के इन्वर्टर काम नहीं आते। हमारे घर पे जो इन्वर्टर्स है वो उन मोटर्स को नहीं चला सकते, उन हाई पावर मोटर्स को। वो बैटरी से पावर तो खींच लेंगे लेकिन उन पावर को आगे हाई वोल्टेज वाले इक्विपमेंट तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इज्मो ने हाई पावर मोटर कंट्रोलर, अब मोटर कंट्रोलर मतलब वही मोटर इन्वर्टर, हाई पावर मोटर इन्वर्टर को यहाँ पर डिजाइन किया है, जिसकी ये स्पेसिफिकेशन की लिमिट है। मतलब ये इस हद तक के वोल्टेज वाली बैटरी, इतने एम्पियर की मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है, जो गैल्वेनिक आइसोलेशन सेफ्टी फीचर के साथ आता है, यानी कि ज़्यादा हीट नहीं करेगा। तो एक प्रोटेक्शन का लेयर वहाँ पर लगा हुआ है, जिसका यूजेज ईवी, रोबोटिक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर हो सकता है। हालांकि कंपनी को अभी इस प्रोडक्ट या इस सेगमेंट से, स्पेसिफिकली इस इन्वर्टर वाले सेगमेंट से बहुत सारे ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन अभी हाल ही में कंपनी ने इस प्रोडक्ट को एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को शिपमेंट किया हुआ है, यानी कि डिलीवर किया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, डिलीवर भी किया है कंपनी को, यानी कि ये अभी अर्ली कमर्शियल स्टेज में है। यहाँ पर बड़ा कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके पहले का जो सेगमेंट था इज्मो माइक्रो में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का, वहां से कंपनी का 6% रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी ये काम सिर्फ शुरू ही हुआ है। तो ये दोनों जो काम है इज्मो माइक्रो के अंदर हो रहे हैं, जो फोर्थ डिवीजन है कंपनी का, तो वो फोर्थ डिवीजन आने वाले समय में कंपनी को ऊपर लेकर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाली बात हो रही है। तो अगर हम बात करें इज्मो माइक्रो के सेमीकंडक्टर और इन्वर्टर वाले सेगमेंट में, तो वहां पर कंपनी को जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फंड रेज करना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट में, वहां पर बोर्ड्स ने ये अप्रूव किया हुआ है, बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया है कि भाई 200 करोड़ का फंड रेज यहाँ पर किया जाएगा कंपनी के अंदर। लेकिन मोटा मोटा तौर पर ये फंड जो है वो इक्विटी से ही फंड रेज होने वाला है। इस फंड का यूज कहाँ होगा, तो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर यूज होने वाला है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट परचेस करने के लिए इस फंड का यूज होगा। क्लीन रूम डिजाइन करने के लिए, क्लीन रूम्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की फैसिलिटीज को बढ़ाना है तो क्लीन रूम्स और नए नए खोलने पड़ेंगे, तो वहां पर भी कंपनी इस फंड का यूज करेगी। और जाहिर सी बात है कि R&D में भी कंपनी इस फंड का यूज करेगी। तो इस फंड का इस तरीके से यूज होने वाला है, 200 करोड़ का फंड रेज होने वाला है कंपनी के अंदर। अब वो कब होगा, वो अनाउंसमेंट आती रहती है कंपनी के अंदर, तो आप पढ़ते रहिए। तो अगर हम बात करें कंपनी को आने वाले समय में ऑर्डर्स कहाँ से आ सकते हैं, कौन सी एंड यूजर इंडस्ट्री कंपनी के क्लाइंट बन सकती है, तो यहाँ पर AI डेटा सेंटर्स जो हमने बात करी, क्लाउड इंफ्रा प्रोवाइडर्स, क्लाउड कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फर्म्स, डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर, और फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज के अंदर, ये सारी कंपनीज इज्मो के क्लाइंट्स बन सकती है। यानी कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, कोई भी ट्रेडिशनल कंपनीज नहीं है, पुरानी कंपनीज नहीं है जो इज्मो की क्लाइंट बनेगी, लेकिन आने वाले समय में जो सेक्टर इमर्ज होंगे, जो कंपनीज इमर्ज होगी, वो इज्मो के क्लाइंट बन सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट ही हाई स्पीड वाला प्रोडक्ट है ना, इसलिए। बाकी इज्मो अपने बिजनेस और सेक्टर के बारे में क्या कह रहा है, जो डेटा उसकी खुद की PDF के अंदर है, अपनी कंपनी के प्रेजेंटेशन के अंदर उसने खुद ने दिया हुआ है, तो वो ये है कि भाई जो सॉफ्टवेयर बिजनेस इज्मो चला रहा है, उस सॉफ्टवेयर बिजनेस का 2021 से 28 तक का जो ग्रोथ रह सकता है, या जो रहा है ग्रोथ,
दैट इज समथिंग 11.3% के आसपास का CAGR ग्रोथ रहा है उस सेक्टर का। और जो सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग के अंदर इस्मो जो एंटर कर रही है, वहां पर 2030 तक अभी जो मार्केट लगभग $2 बिलियन तक का पहुंचा हुआ है, 2030 तक वो मार्केट $10 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी कि 25 से 30% के CAGR ग्रोथ वहां पर देखने मिल सकती है उस सेक्टर के अंदर जिसमें इज्मो एंटर कर रहा है। राइट, ये याद रखें, कंपनी का ग्रोथ नहीं है, और ये डेटा इज्मो ने अपने खुद के PPT में दिया हुआ है, ये मैंने कहीं और से नहीं लिया है। तो हो सकता है कि भाई प्रमोटर थोड़ा बहुत बायस्ड होता है अपने बिजनेस को लेकर, इसीलिए ये डेटा आपको बाहर से वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 20 से 30% का CAGR ग्रोथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर है, जो मोटा मोटा तौर पर मुझे लगता है कि सही है। और जो पुराना बिजनेस है सॉफ्टवेयर वाला, वहाँ पर 11% का ग्रोथ इज्मो जो है सेक्टर के अंदर देख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो कि यहाँ से शेयर प्राइस भी उतना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जिस सेगमेंट का ग्रोथ ज्यादा है, आज इज्मो का वहां से सिर्फ 6% रेवेन्यू आ रहा है। उस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए इज्मो को केपेक्स करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वहां पर नई फैक्ट्री, इज्मो माइक्रो के अंदर नई फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, तो वो 6% वाला रेवेन्यू वाला जो बिजनेस है वो ग्रो होगा, जिसके लिए कंपनी ने 200 करोड़ के फंड रेस की अनाउंसमेंट करी है। अभी तक फंड रेस किया नहीं है, फंड रेस करेगा, फैक्ट्री सेटअप करेगी, उसके बाद फैक्ट्री ऑपरेशनल होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उसको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, तब वहां से उसको रेवेन्यू मिलना स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंपनी प्लान अच्छा कर रही है, लेकिन ये सारे प्लान्स धीरे धीरे एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूशन रिस्क सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी के साथ मैं इस कंपनी में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आपसे डिस्क्लोज करना चाहता हूं आपको। तो सबसे पहला रिस्क मैंने वही बता दिया कि भाई एग्जीक्यूशन का रिस्क सबसे बड़ा है। बोलना अलग बात है, करना अलग बात होता है, तो आप ट्रैक करते रहिए। देखो, प्रमोटर ने बोला है मतलब अच्छी बात है ये, राइट, कि एटलीस्ट प्रमोटर वो एम कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, जो इनोवेशन हुआ है वो भी अच्छा है, फंड रेज वाली बात भी अच्छी है, फंड रेज होगा तो फैक्ट्री सेटअप होगी, बट वो एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो रहा है वो आपको ट्रैक करना है। दूसरा, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और ये स्किल्ड वर्क वाला बिजनेस है, क्योंकि वो जो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो कोई भी एरा गैरा वर्कर नहीं कर सकता, यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो एक तो कैपिटल इंटेंसिव काम है, दूसरा स्मार्ट वर्क स्किल्ड वर्क वालों का काम है, राइट। और तीसरा कि भाई यहाँ पर ग्लोबल कंपटीशन भी ज़्यादा स्ट्रांग है। मान लो अगर चाइना में कोई ऐसी कंपनी है जिसने ये चिप बनाना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर चाइना से वो चिप इंपोर्ट करना शुरू कर दे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती नहीं है कि हम चाइना से चिप्स वगैरह इंपोर्ट करें। अगर इंडियन कंपनी ऐसी कोई है जो चिप डेवलप कर रही है, तो उसको पहले प्राधान्य दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज या R&D करने वाली कंपनीज पर सरकार ने आने वाले 15-20 सालों तक टैक्स की छूट दे दी है, टैक्स माफ कर दिया है। तो ये सारी चीजें इस्मो के लिए पॉजिटिव ही है, राइट। लेकिन ग्लोबल कंपटीशन भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल कंपटीशन नहीं है। अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि इंडिया में अभी जो पॉलिसीज है इस बिजनेस को लेकर वो पॉजिटिव है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम बाहर से चिप इंपोर्ट करते रहे, हम इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को प्रमोट करें, उनको यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें, वहाँ से परचेस करें। तो जाहिर सी बात है कि अभी की पॉलिसीज फेवरेबल है, लेकिन आगे सरकार चेंज होती है तो पॉलिसीज चेंज हो सकती है, उसमें टाइम लगता नहीं है चेंज होने में। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी ये बिजनेस जो है हाई मार्जिन पोटेंशियल रखेगा, यानी कि इज्मो ने अगर ये काम शुरू कर दिया तो वो जो 6% वाला जो रेवेन्यू वाला सेगमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आएगा धीरे धीरे, और जाहिर सी बात है कंपनी इसको बढ़ाने का प्लान भी कर रही है। और अगर इज्मो ने ये काम कर दिया तो इज्मो को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है इस नीश एरिया के अंदर। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना, ये आपको पता है कि कैपिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सबसे पहले जो कंपनी ने वो काम कर दिया, बाद में क्लाइंट उसी कंपनी से धीरे धीरे प्रोडक्ट खरीदते, बाद में 2-5 साल 10 साल के बाद नए नए क्लाइंट्स आएंगे, नए नए कंपनीज आएगी कंपटीशन के अंदर, तब की बात अलग है। लेकिन 2-3 साल एटलीस्ट अगर कोई कंपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट उठा सकती है तो वहां पर कंपनीज के बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ नज़र आता है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इज्मो के बिजनेस को लेकर। आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो रहा है, कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको कंपनी के बारे में पढ़ते रहना है, और अगर मेरे पास कंपनी के बारे में कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़, कोई खबर या कोई अनाउंसमेंट आती है कंपनी के बारे में, तो मैं आप तक उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर वीडियो के जरिए पहुंचाऊंगा।
और अब फाइनली आइए बात करते हैं कंपनी के नियर टर्म और लॉन्ग टर्म विजन के बारे में कि भाई डायरेक्टर और प्रमोटर का नियर टर्म लॉन्ग टर्म विजन क्या है। तो देखो, जो मोटर कंट्रोलर है कंपनी, उसका कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया कि BESS, राइट, ईवी और जो रोबोटिक्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, ऐसे इन्वर्टर यूज़ होने वाली है। तो ऐसे मोटर कंट्रोलर्स का जो प्रोडक्शन है, कमर्शियलाइजेशन जो है वो कंपनी स्टार्ट करना चाहती है। पैकेजिंग को, जो पैकेजिंग का बिजनेस है उसको कंपनी आने वाले 12 से 24 महीनों में एकदम स्केल अप करके शुरू करना चाहती है, राइट, 12 to 24 मंथ्स में स्टार्ट करना चाहती है। ये नियर टर्म विजन है। लॉन्ग टर्म विजन कंपनी का ये है कि हाई मार्जिन सेमीकंडक्टर में से रेवेन्यू स्टार्ट करना, और 2-3 साल में सेमीकंडक्टर का जो रेवेन्यू है, कंपनी ये टारगेट कर रही है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर के जो बिजनेस से रेवेन्यू आ रहा है वो लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू आए। देखो, आज कंपनी का टोटल रेवेन्यू करीब 200 करोड़ के आसपास है, टोटल रेवेन्यू। और उसमें भी मैंने बताया था कि भाई 26% यहाँ से आ रहा है, 26% कहीं और से आ रहा है, 40% कहीं और से आ रहा है, और सिर्फ 6% जो है, 6% वो सिर्फ इज्मो माइक्रो से आ रहा है। तो ये इज्मो माइक्रो से जो 6% रेवेन्यू आ रहा है, जो 200 करोड़ का 6% यानी कि करीब 12 करोड़ आ रहा है आज। तो इस 12 करोड़ के जो रेवेन्यू, इस 12 करोड़ के रेवेन्यू को कंपनी 200 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है। मतलब आने वाले समय में जब ये प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तब इज्मो माइक्रो के सेमीकंडक्टर वाले सेगमेंट से हमें ये रेवेन्यू आते हुए दिखे। और अगले 5 से 7 साल में प्रमोटर ये चाहता है कि भाई वो इस कंपनी का रेवेन्यू को 1000 करोड़ तक लेकर चला जाए। अभी कंपनी का रेवेन्यू है 200 करोड़, 5-7 साल में प्रमोटर सोच रहा है कि भाई हम 1000 करोड़ तक का टारगेट रखते हैं। एम्बिशन अच्छी बात है, एम रखना, टारगेट रखना अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, किस सेगमेंट से ये रेवेन्यू आएगा, वहां पर मार्जिन कैसा बनेगा, कंपटीशन कितने क्रिएट हो रहे हैं उस दौरान, ये सब आपको ट्रैक करते रहना पड़ता है। देखो, इन्वेस्टिंग कभी भी ये नहीं है कि भाई हमने एक स्टॉक खरीदा और भूल गए। अगर आपको खरीद कर भूलना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, वहां पर खरीद कर भूल जाइए, वहां पर फंड मैनेजर आपके लिए सारा काम कर देगा। लेकिन अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक को लेकर, तो रातों रात किसी कंपनी का कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, कोई पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कहीं नया टैरिफ लग जाएगा, राइट, कोई नया इंपोर्टर मिल जाएगा, कहीं एक्सपोर्ट की लिमिट खत्म हो जाएगी। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। इस चीज को ध्यान में रखकर आपको ये देखना है कि भाई खरीद कर बैठे रहना नहीं है, खरीद कर सो नहीं जाना है। ऐसी एडवांस हाई टेक वाली कंपनीज में यही प्रॉब्लम होता है कि रातों रात कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई तो हो सकता है कि भाई इसका बिजनेस बंद हो जाए या बिजनेस कम हो जाए। तो यहाँ पर प्लानिंग अच्छे है। प्रमोटर जहाँ से 12 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है उसको 200 करोड़ तक ले जाने का प्लान कर रहा है अगले 2-3 साल में। और लॉन्ग टर्म विजन भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 5x रेवेन्यू है यहाँ से। तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये आपको देखना है। और मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप जाकर कल ये स्टॉक को खरीद ले। वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब हमें एक हाई ग्रोथ वाली मल्टी बैगर कंपनीज को खरीदना होता है तो हमें ऐसी ही स्टडी करनी होती है। अगर ये प्रमोटर का विजन फेल हो जाता है तो देखो, वो प्रमोटर भी नहीं कमाएगा तो हम भी नहीं कमाएंगे। लेकिन अगर वो विजन सक्सेसफुल रहता है तो वो भी कमाएगा और हम भी कमाएंगे। तो एक इन्वेस्टर को ऐसे ही रिस्क लेना पड़ता है हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद भूलना भी नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट को, उनको ट्रैक करते रहना उतना ही जरूरी है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से चैनल का ग्रोथ होगा, और चैनल ग्रो करेगा तो हमें भी ऐसे नए वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इक्विटी सजेशन बॉक्स का एक लिंक दिया हुआ है, एक गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स या फिर आने वाले समय में हमें कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, उन टॉपिक्स को भी उस गूगल फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमेंट्स पढ़ना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कमेंट्स अलग अलग वीडियोस पे आता है। लेकिन अगर आप इस गूगल फॉर्म के अंदर अपने सुझाव, अपने फ्यूचर टॉपिक्स, फर्दर टॉपिक्स जिस पर आप वीडियो चाहते हैं हमसे, अगर वो डाल देंगे तो वो डेफिनेटली हम तक पहुंचेगा, हमारी टीम उसको डेफिनेटली रीड करेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।